अगला टॉपिक क्या है? ब्रेड। ब्रेड कैसे बनाया जाता है? लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल. In earlier classes you had prepared the solution of dry yeast for observation of yeast. तो earlier classes में yeast observe करने के लिए dry yeast का solution बना के उसका एक दो drops जो रहता है वो slide में डाल के and you observe it under microscope to observe the yeast. अब which substance is prepared by its use on commercial basis? तो yeast क्या बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो आंसर है bread, vinegar, wine, etc. Different types of breads are available in market. Dough is formed by mixing flour, water, salt and other necessary materials, and along with these baker's yeast Saccharomyces cerevisiae is also added. तो बाज़ार में अलग अलग टाइप ऑफ ब्रेड मिलता है और ये ब्रेड कैसे बनाया जाता है? तो पहले तो आटा गूंदते हैं. अब ये गूंदा हुआ आटा में क्या क्या डाला जाता है? फ्लोर मतलब कोई भी आटा, कोई भी धान्य का आटा, पानी, नमक और अदर नेसेसरी मटेरियल जैसे तेल वगैरह ऐड किया जाता है. अभी ये तो साधारण आटा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अभी ब्रेड बनाने के लिए इस आटे में और एक चीज़ डाला जाता है, वो क्या है? बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये भी ऐड किया जाता है. ड्यू टू फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय ईस्ट, शुगर इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and ethanol. Dough rises up due to carbon dioxide CO2 and the bread becomes spongy. तो ये सब ऐड करने के बाद ये सब मटेरियल फ्लोर, वाटर, सॉल्ट, नमक, तेल वगैरह ऐड करके उसके साथ बेकर्स ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी भी ऐड करने के बाद इसे थोड़ी घंटे के लिए रखा जाता है फर्मेंटेशन के लिए. अभी फर्मेंटेशन के टाइम क्या होता है? जो आटा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है. कोई भी धान्य का आटा लो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है. तो ये फर्मेंटेशन के टाइम में ईस्ट जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में. और डफ राइजेज अप ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. इसके लिए 2-3 घंटे के बाद जब ये फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद जो गूंदा हुआ आटा जो है वो फूक जाता है. क्यों फूक जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है. अभी ये आटा को जब बेक किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, तो ये जो ब्रेड बेक करने के बाद स्पॉन्जी हो जाता है. क्यों स्पॉन्जी हो जाता है? इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग फर्मेंटेशन के टाइम ईस्ट जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म किया था. तो बेक करते वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हुआ था वो एस्केप्स इनटू द एयर. और ये जब एस्केप हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे होल्स रह जाता है. यू मस्ट हैव सीन इन द ब्रेड में से होल्स रहता है. तो ये होल्स किस वजह से बना है? क्योंकि बेक करते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो फर्मेंटेशन के टाइम में फॉर्म हुआ था वो एस्केप हो जाता है. इसकी वजह से होल्स फॉर्म होता है और ये होल्स फॉर्म होता है. इसके लिए ब्रेड बेक होने के बाद स्पॉन्जी हो जाता है. In commercial bakery industry, compressed yeast is used. For domestic use, granular yeast is used. तो जब भी इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जब भी ब्रेड बनाया जाता है तो इसमें कंप्रेस्ड ईस्ट यूज़ किया जाता है. और घर पे डोमेस्टिक यूज़ का मतलब घर पे जब हम थोड़े मात्रा में ब्रेड बनाते हैं तो इसमें ग्रैनुलर ईस्ट यूज़ किया जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्रेस्ड ईस्ट जो है वो इमीडिएटली यूज़ करना पड़ता है, उसे रखा नहीं जा सकता फॉर फर्दर यूज़. लेकिन ग्रैनुलर ईस्ट जो है वो यूज़ करने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वी कैन कीप इट इन फ्रिज एंड वी कैन यूज़ इट लेटर ऑन. फॉर फर्दर यूज़ के लिए भी वो यूज़ किया जाता है. इसके लिए इंडस्ट्रीज़ में हमेशा कंप्रेस्ड ईस्ट यूज़ किया जाता है और डोमेस्टिक यूज़ में ग्रैनुलर ईस्ट यूज़ किया जाता है. Compressed yeast used in commercial bakery industry contains various useful contents like carbohydrates, fats, proteins, various vitamins and minerals. Due to this, bread and other products produced with the help of yeast becomes nutritive. तो जो compressed yeast जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में ब्रेड बनाने के लिए, उसमें बहुत सारा यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स रहता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसकी वजह से जो ब्रेड हम बाज़ार से ख़रीदते हैं यानी जो ब्रेड जो इंडस्ट्रीज़ में बनता है वो बहुत न्यूट्रिशियस रहता है. द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन चाइनीज़ फूड लाइक विनीगर, सोया सॉस एंड एजिनोमोटो दैट इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. तो जो चाइनीज़ फूड में जो चीज़ें यूज़ किया जाता है जैसे कि विनीगर, सोया सॉस और अजीनोमोटो, एक टाइप ऑफ नमक है अजीनोमोटो, इसका केमिकल नेम क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट. ये भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनता है.
Let me explain you once more how bread is made. तो bread कैसे बनाया जाता है इन शॉर्ट में और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. फ्लावर ऑफ सीरियल्स यानी कोई भी धान्य का आटा लेना है, उसमें पानी, नमक और अदर नेसेसरी प्रोडक्ट जैसे तेल वगैरह डालना है और फिर उसमें ईस्ट डाला जाता है. कौन सा ईस्ट डाला जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस. और इसे गूंद कर आटा को गूंदा जाता है, इसे कहते हैं डफ. और ये डफ को थोड़ी देर रखा जाता है फर्मेंटेशन के लिए. फर्मेंटेशन के टाइम क्या होता है, अभी धान्य में जो रहता है कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर रहता है और फर्मेंटेशन के वजह से जो शुगर रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट होता है. और इस वजह से जो डफ रहता है, जो आटा रहता है, गूंदा हुआ आटा जो रहता है वो फूक जाता है. अब ये फूगा हुआ आटे को जब बेक किया जाता है तो ब्रेड, जब बेक करने पर ब्रेड बनता है. और ये ब्रेड जो रहता है बहुत स्पॉन्जी रहता है. ये स्पॉन्जी क्यों रहता है? क्योंकि फर्मेंटेशन के टाइम में जो कार्बन हाइड्रोक्साइड बना था वो बेक करते वक्त उसमें से एस्केप होता है. इसकी वजह से उसमें होल्स फॉर्म होता है. यू मस्ट हैव सीन इन ब्रेड मैनी होल्स. तो ये होल्स किसके वजह से होता है? बेक करते वक्त ब्रेड को जब ब्रेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से एस्केप होने की वजह से उसमें होल्स बनता है और ब्रेड जो रहता है वो स्पॉन्जी हो जाता है. तो इस तरह ब्रेड बनता है. अगर डोमेस्टिक यूज़ यानी घर में अगर हम ब्रेड बनाए तो उसमें कौन सा ईस्ट यूज़ किया जाता है? ड्राई ग्रैनुलर ईस्ट. लेकिन इंडस्ट्रीज़ में जब लार्ज स्केल में ब्रेड बनाया जाता है बेकरीज़ में तो इसमें कंप्रेस्ड ईस्ट डाला जाता है. और ये कंप्रेस्ड ईस्ट जो रहता है वो बहुत न्यूट्रिशियस रहता है. क्यों न्यूट्रिशियस रहता है? बिकॉज इस पे क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स रहता है. इसके अलावा विनीगर, ब्रेड के अलावा विनीगर, सोया सॉस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट दैट इज़ एजिनोमोटो, ये भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से बनाया जाता है. और ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है विनीगर, सोया सॉस और एजिनोमोटो, ये चाइनीज़ फूड में ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है. Next topic is what? Vinegar production. Vinegar is used in each country of the world to impart a sour taste to food materials. तो वर्ल्ड के हर कंट्री में विनीगर यूज़ किया जाता है और ये विनीगर जो है वो फूड मटेरियल्स में डाला जाता है. जब ये विनीगर फूड मटेरियल्स में डाला जाता है तो इसमें एक सार टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है. विनीगर इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, सॉस, केचप, चटनीज एक्सेट्रा. तो विनीगर जो है वो पिकल्स, सॉस, केचप और चटनी में भी डाला जाता है एज प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? जब विनीगर इन सब चीज़ों में डाला जाता है तो ये सब चीज़ें काफ़ी महीनों तक ख़राब नहीं होता है, वो फ्रेश ही रहता है. केमिकली विनीगर इज़ 4% एसिटिक एसिड दैट इज़ CH3COOH. अगर 100 ml ऑफ विनीगर लिया तो उसमें उस विनीगर में 4% क्या रहता है? एसिटिक एसिड. और एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH3COOH. To obtain ethanol and alcohol, carbon compounds like fruit juices, maple syrup, sugar molasses, starch of the roots is fermented with the help of yeast Saccharomyces cerevisiae. तो विनीगर बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है? इथेनॉल बनाना पड़ता है. और इथेनॉल बनाने के लिए कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप. मैपल सिरप क्या होता है? मैपल ट्री का जो सैप रहता है उसे कहते हैं मैपल सिरप. शुगर मोलासेस. व्हाट इज शुगर मोलासेस? शुगर केन जूस से जब शुगर बनता है तो एक शुगर मोलासेस एक बाई प्रोडक्ट बनता है. स्टार्च ऑफ द रूट्स, इसे सब फर्मेंट किया जाता है. कैसे फर्मेंट किया जाता है? बाय यूजिंग द ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस. तो इन कार्बन कंपाउंड्स में जब भी ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी डाला जाता है तो ये फर्मेंट होके क्या बनता है? इथेनॉल बनता है. To this ethanol, mixture of bacterial strains like Acetobacter and Glucanobacter is mixed for its microbial degradation. Acetic acid and other byproducts are obtained through it. अभी इस इथेनॉल में क्या डाला जाता है? मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन जैसे कि एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकानोबैक्टर. जब ये बैक्टीरियल स्ट्रेन्स इथेनॉल में डाला जाता है तो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्रेडेशन? माइक्रोबियल कन्वर्जन. ये किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल. इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स. तो एसिटिक एसिड इज़ अ मेन प्रोडक्ट जो बनता है और इसके अलावा दूसरा बाई प्रोडक्ट्स भी बनता है. तो विनीगर बनाने के लिए पहले इथेनॉल बनाना पड़ता है. इथेनॉल कैसे बनता है? बाय यूजिंग कार्बन कंपाउंड जैसे कि फ्रूट जूस, मैपल सिरप, शुगर मोलासेस, स्टार्च ऑफ द रूट. इसको फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट. कौन सा ईस्ट यूज़ किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस.
जब इन कार्बन कंपाउंड्स में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस डाला जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अभी ये इथेनॉल में दूसरा क्या डाला जाता है, मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स लाइक एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकानोबैक्टर। तो ये इथेनॉल जो है वो माइक्रोबियल, इसका जो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होता है और एसिटिक एसिड, जो मेन प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनता है और दूसरा बाई प्रोडक्ट्स भी बना जाता है ना। Acetic acid is separated from mixture by rarefaction. Acetic acid is bleached with the help of potassium ferrocyanide. Then acetic acid is pasteurized. Finally, very small quantity of SO2 gas is mixed to produce vinegar. तो अभी मैंने बताया था कि क्या बाई प्रोडक्ट्स के अलावा मेन का चीज़ क्या बनता है, एसिटिक एसिड। तो इन बाई प्रोडक्ट्स में से एसिटिक एसिड को सेपरेट कैसे किया जाता है, बाय रैरीफैक्शन। अभी ये जो एसिटिक एसिड मिलता है वो वाटर के जैसा क्लियर नहीं रहता है, इसे वाटर के जैसे क्लियर बनाने के लिए इसको ब्लीच किया जाता है। किसकी मदद से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब ये ब्लीच होने के बाद उसको पैस्चराइज किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैस्चराइजेशन, इसको एसिटिक एसिड को गर्म करता है और फटाक से इसको जल्दी से इसको ठंडा करता है टू वार्म टेम्परेचर, इसे कहता है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन के बाद इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस दैट इज SO2 गैस इज मिक्स्ड टू प्रोड्यूस विनीगर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सोया सॉस। Mixture of flour of wheat or rice and soybean is fermented with the help of Aspergillus oryzae to produce soya sauce. तो सोया सॉस कैसे बनता है, एक गेहूं का आटा नहीं तो राइस का आटा को लेते हैं और इसमें सोयाबीन भी लेता है और फिर इस मिक्सचर में एस्पेरजिलस ओरिज़ो, ये एक फंगाई है, ये डाला जाता है और इसके वजह से फर्मेंटेशन होता है और फर्मेंटेशन के वजह से सोया सॉस बनता है। तो हाउ इज सोया सॉस मेड, फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर ऑफ व्हीट और राइस, या तो व्हीट का आटा लेना है नहीं तो राइस का आटा लेना है और इसके साथ सोयाबीन भी लेना और ये मिक्सचर को फर्मेंट किया जाता है। किसके मदद से फर्मेंट किया जाता है, एक फंगाई है, उसका नाम क्या है, एस्पेरजिलस ओरिज़ी, टू प्रोड्यूस सोया सॉस। तो एस्पेरजिलस ओरिज़ी इज़ अ टाइप ऑफ फंगाई। विनीगर प्रोडक्शन इन शॉर्ट आई एक्सप्लेन यू। तो विनीगर कैसे बनाया जाता है इन शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। केमिकली विनीगर इज़ व्हाट, 4% एसिटिक एसिड। तो विनीगर में 4% एसिटिक एसिड रहता है। अभी ये एसिटिक एसिड बनाने के लिए पहले इथेनॉल बनाना पड़ता है, फिर जाके वो इथेनॉल से एसिटिक एसिड बनता है। तो पहले इथेनॉल कैसे बनाया जाता है, कार्बन कंपाउंड जैसे कि फ्रूट जूस, मैपल सिरप, शुगर, मोलासेस, स्टार्च ऑफ द रूट्स को फर्मेंट किया जाता है। किससे फर्मेंट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस, तब जाके इथेनॉल बनता है। अभी ये इथेनॉल में मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जैसे एसिटोबैक्टर एंड ग्लूकानोबैक्टर को मिक्स किया जाता है फॉर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, तब जाके इसमें एसिटिक एसिड और अदर बाई प्रोडक्ट्स बनता है। अभी ये एसिटिक एसिड को दूसरे बाई प्रोडक्ट से सेपरेट किया जाता है बाय रैरीफैक्शन। फिर ये एसिटिक एसिड को ब्लीच किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड और उसके बाद उसे पैस्चराइज किया जाता है और उसके बाद इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिक्स किया जाता है, तब जाके एसिटिक एसिड बनता है और ये एसिटिक एसिड के हेल्प से वी मेक विनीगर। नाउ नेक्स्ट, सोया सॉस। अभी सोया सॉस कैसे बनाया जाता है, वी टेक मिक्सचर ऑफ फ्लावर ऑफ व्हीट और राइस एंड सोयाबीन। तो मिक्सचर लेता है, या तो आटा, किसका आटा लेता है, या तो गेहूं का आटा नहीं तो चावल का आटा, कोई भी एक पर्टिकुलर आटा लेके उसमें सोयाबीन भी मिक्स किया जाता है और इस मिक्सचर को फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंगस एस्पेरगिलिस ओराइज़ी, तब जाके सोया सॉस बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ बिवरेजेस। बिवरेजेस का मतलब क्या है, ड्रिंक्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, वाइन होता है, उसे कहते हैं बिवरेजेस। अभी इस टेबल में नेम ऑफ फ्रूट दिया है, ये फ्रूट में जब भी कौन सा माइक्रोब डालता है तो और ये माइक्रोब का रोल क्या है और इस फ्रूट से कौन सा बिवरेज बनता है, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दिस टेबल। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, कैफिया अरेबिका। तो फ्रूट का नाम क्या है, कैफिया अरेबिका। इसमें कौन सा माइक्रोब डाला जाता है, लैक्टोबैसिलस बेरेविस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस माइक्रोब, ये जो माइक्रोब है वो सीड्स को फ्रूट से सेपरेट करता है, यानी फ्रूट को डिग्रेड करके वी गेट द सीड्स सेपरेटेड फ्रॉम द फ्रूट्स। और कौन सा बिवरेज बनता है इससे, कॉफ़ी। तो कैफिया अरेबिका से कौन सा बिवरेज बनता है, कॉफ़ी, विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोब। नेक्स्ट फ्रूट का नाम क्या है, थियोब्रोमा कोकोआ। अभी थियोब्रोमा कोकोआ इज़ अ नेम ऑफ द फ्रूट। इसमें कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है, कैंडिडा,
पिचिया, हैंसेन्यूला और सैक्रोमाइसिस। तो ये सब माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है इन फ्रूट्स में, और इसमें भी सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फ्रूट्स। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ द माइक्रोब्स? सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द फ्रूट्स। और कौन सा बेवरेज बनता है? कोको। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा माइक्रोब यूज़ किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, और इट इज़ यूज फॉर फर्मेंटेशन ऑफ जूस। यानी जो ग्रेप्स जो रहता है उसको क्रश किया जाता है और उसका जूस बनाया जाता है, और जूस में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी डाला जाता है, और इसके वजह से कौन सा बेवरेज बनता है? वाइन। तो ग्रेप से कौन सा बेवरेज बनता है? वाइन। नेक्स्ट वन इज़ एप्पल। एप्पल में भी सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी माइक्रोब डाला जाता है, और रोल ऑफ दिस माइक्रोब इज़ ऑल्सो सेम थिंग, दैट इज़ फर्मेंटेशन ऑफ जूस। तो जूस को फर्मेंट किया जाता है, यानी एप्पल को क्रश करके उसका जूस बनाता है, और जूस में सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी डाला जाता है। इसके वजह से जूस जो रहता है वो फर्मेंट हो जाता है, और इससे कौन सा बेवरेज बनता है? साइडा। तो साइडा इज़ अ बेवरेज विच इज़ मेड फ्रॉम द एप्पल। कैन यू टेल, ये पेज नंबर 80 में दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एंजाइम्स सिक्रीटेड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे बॉडी के अंदर भी हर एक सेल में बहुत सारा एंजाइम्स है, और ये एंजाइम्स का फ़ायदा क्या है? दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द सेल। तो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यानी एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसी तरह एंजाइम ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है? दे हैव सेड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स है उसका फंक्शन क्या है? तो आंसर है enzymes secreted in human digestive system break down the complex food substances into simple and soluble molecules। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम है, जो एंजाइम सिक्रीट होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, यानी जो हम खाना खाते हैं वो एकदम कॉम्प्लेक्स रहता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को ब्रेकअप करके सिंपल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ताकि वो ईजिली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव नेम्स ऑफ सम सच एंजाइम्स। तो आंसर इज व्हाट? सलाइवरी एमिलेज, पेप्सिन, लिपासेस, पैंक्रियाटिक एमिलेज, पेप्टिडेसेस, ट्रिप्सिन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइक्रोबियल एंजाइम। ना व्हाट इज़ माइक्रोबियल एंजाइम? जैसे हमारे बॉडी में एंजाइम्स रहता है, उसी तरह माइक्रोब्स की बॉडी के अंदर भी एंजाइम रहता है, उसे कहते हैं माइक्रोबियल एंजाइम्स। Nowadays, instead of chemical catalysts, microbial enzymes are used in chemical industry। तो पहले chemical industries में chemical catalyst यूज़ किया जाता था, अभी chemical catalyst नहीं यूज़ करते, they use microbial enzyme। तो मैंने अभी बताया था catalyst का काम क्या है? To increase the rate of reaction, और enzymes भी वही करता है, they also increase the rate of reaction। अभी what is the use of this microbial enzyme? So let us see क्या क्या फ़ायदा होता है माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करने की वजह से। माइक्रोबियल एंजाइम्स आर एक्टिव एट लो टेम्परेचर, pH एंड प्रेशर। एनर्जी इज सेव ड्यू टू द यूज़ ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स। तो जो भी केमिकल रिएक्शन जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है वो हाई टेम्परेचर में होता है, और हाई टेम्परेचर लाने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, लेकिन माइक्रोबियल एंजाइम जो है वो लो टेम्परेचर, लो पीएच और लो प्रेशर में एक्टिव रहता है, तो एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर में और लो पीएच और लो प्रेशर में एक्टिव रहता है। इसके लिए एनर्जी सेव ड्यू टू द यूज़ ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम। तो जो एनर्जी यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर लाने के लिए, वो इधर सेव हो जाता है बाय यूजिंग माइक्रोबियल एंजाइम, तो खर्चा कम हो जाता है। नेक्स्ट, ड्यू टू द यूज़ ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स, इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नॉट नेसेसरी। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, वो थोड़े महीनों के बाद करोड़ हो जाता है, जैसे कि आयरन जंग पकड़ता है, उसी तरह मेटल्स जो रहता है वो करोड़ हो जाता है, तो नया ख़रीदना पड़ता है, तो खर्चा होता था। तो ये अवॉइड करने के लिए दे यूज़ टू यूज़ इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट। इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट जंग नहीं पकड़ते, करोड़ नहीं होता है, और ये इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत महंगा रहता है, लेकिन अभी माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करते हैं, तो ये महंगा वाला इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी पैसा बचत होता है। Next, only specific processes are carried out by the use of microbial enzymes. Hence, unnecessary byproducts are not formed, due to which expenses on purification are minimized.
तो अभी माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करने की वजह से सिर्फ स्पेसिफिक प्रोसेसेस होता है, यानी मेन प्रोडक्ट ही बनता है, इसके अलावा बाई प्रोडक्ट्स बनता ही नहीं है। अगर समझो मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट दोनों भी बनेगा तो मेन प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट से सेपरेट करने के लिए प्योरिफिकेशन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स बनता ही नहीं है तो प्योरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें जो एक्सपेंसेस होता है प्योरिफिकेशन के लिए वो भी मिनिमाइज हो जाता है। नेक्स्ट वन, एलिमिनेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज़ अवॉइडेड एंड एंजाइम कैन बी रीयूज्ड, हेंस सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली। तो वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट या डिकम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है बाय यूजिंग माइक्रोबियल एंजाइम, और ये जो माइक्रोबियल एंजाइम्स है वो वापस रीयूज़ किया जा सकता है, हेंस दे आर नोन एज इको फ्रेंडली। नेक्स्ट, सम एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स। तो टेक्स्ट बुक में माइक्रोबियल एंजाइम्स का कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। व्हाट आर दे? Some examples of microbial enzymes are oxidoreductases, transferases, hydrolysis, lyases, isomerases, ligases, etc. So these are the examples of microbial enzyme. I repeat once more: oxidoreductases, transferases, hydrolysis, lyases, isomerases and ligases. Now इसके अलावा microbial enzymes का बहुत सारा uses है। फर्स्ट यूज़ क्या है? इन डिटर्जेंट्स माइक्रोबियल एंजाइम्स आर मिक्स्ड टू रिमूव डर्ट और मक एट लो टेम्परेचर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मक? मक का मतलब भी डर्टी होता है। तो पहले डिटर्जेंट जो रहता है उसमें माइक्रोबियल एंजाइम्स नहीं रहता था, तो डिटर्जेंट को गर्म पानी में डाला जाता था ताकि जो कपड़े में जो डर्ट है वो आसानी से निकल जाए। लेकिन अभी डिटर्जेंट में माइक्रोबियल एंजाइम्स मिक्स किया जाता है, इसके वजह से डिटर्जेंट को ठंडे पानी में भी मिक्स किया जा सकता है और आसानी से ठंडे पानी में भी ये डर्ट और मक को निकाल सकता है। नेक्स्ट यूज़ क्या है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्नफ्लावर by using enzymes obtained from bacilli and streptomyces. So what is the meaning of that? तो एंजाइम्स यूज़ करके, कौन सा एंजाइम्स? जो बैसिली और स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलता है, ये कॉर्नफ्लावर में यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप बनाने के लिए। सो एंजाइम्स फ्रॉम बैसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस को यूज़ किया जाता है कॉर्नफ्लावर में to obtain glucose and fructose syrup. लास्ट यूज़ क्या है? माइक्रोबियल एंजाइम्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि चीज़ इंडस्ट्री, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर एक्सेट्रा। माइक्रोबियल एंजाइम्स का फ़ायदा क्या है? इन शॉर्ट वंस मोर आई विल एक्सप्लेन। तो पहले केमिकल इंडस्ट्रीज़ में केमिकल कैटलिस्ट यूज़ किया जाता था, अभी केमिकल कैटलिस्ट के बदले माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करते हैं। ये माइक्रोबियल एंजाइम्स का बहुत सारा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा क्या है कि माइक्रोबियल एंजाइम जो रहता है वो लो टेम्परेचर, लो पीएच और लो प्रेशर में एक्टिव रहता था। जब भी केमिकल कैटलिस्ट यूज़ करते थे तो जो रिएक्शन जो रहता है वो हाई टेम्परेचर में होता था, जिसकी वजह से हाई एनर्जी वॉज रिक्वायर्ड। लेकिन अभी ये माइक्रोबियल एंजाइम यूज़ करने की वजह से जो लो टेम्परेचर में और लो पीएच और लो प्रेशर में एक्टिव रहता है तो एनर्जी सेव होता है, तो एनर्जी में जो खर्चा होता है उसमें बचत होता है। दूसरा फ़ायदा क्या है? पहले इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे जो बहुत कॉस्टली रहता था, लेकिन अभी माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ करने की वजह से इरोशन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम? अभी तो सिर्फ मेन प्रोडक्ट बनता है, यानी स्पेसिफिक प्रोसेसेस ही होता है, इसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट्स है वो बनता ही नहीं है। तो मेन प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट से सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं हैं। तो जो एक्सपेंसेस जो रहता है प्योरिफिकेशन में वो भी मिनिमाइज़ हो गया है। अभी वेस्ट मटेरियल तो बनता ही नहीं है, बाई प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, तो एलिमिनेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल बनता ही नहीं है। और जो एंजाइम माइक्रोबियल एंजाइम्स यूज़ किया जाता है वो वापस पूरा प्रोसेस के बाद वापस यूज़ कर सकते हैं, यानी वो इको फ्रेंडली है। तो माइक्रोबियल एंजाइम कैन बी रीयूज्ड अगेन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम क्या है? ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, लाइसेसेस, transferases, isomerases, hydrolysis or ligases. So these are the examples which are given in the textbook. Now इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्रीज़ में तो माइक्रोबियल एंजाइम यूज़ होता है, इसके अलावा और कहाँ पे माइक्रोबियल एंजाइम यूज़ किया जाता है? डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। जब माइक्रोबियल एंजाइम डिटर्जेंट में डाला जाता है
तो ये नॉर्मल पानी में भी जब ये डिटर्जेंट डाला जाता है तो लो टेम्परेचर यानी नॉर्मल वाटर टेम्परेचर में भी मैल जो रहते हैं, कपड़े में मैल जो रहता है वो आसानी से निकल जाता है। पहले ऐसा नहीं था, माइक्रोबियल एंजाइम जब डिटर्जेंट में नहीं डाला जाता था तो डिटर्जेंट को गर्म पानी में डाला जाता था, तब जाके वो कपड़े का जो मैल है वो निकल जाता था। दूसरा फ़ायदा क्या है, जो एंजाइम्स जो रहता है बैसिली और स्ट्रेप्टोमाइसिस से जो एंजाइम्स मिलता है वो एंजाइम को कॉर्नफ्लावर में जब डाला जाता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिरप बनता है। इसके अलावा माइक्रोबियल एंजाइम बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, जैसे कि चीज़ इंडस्ट्रीज़, प्लांट एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, लेदर इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़ एक्सेट्रा। तो माइक्रोबियल एंजाइम्स बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। यूज़ योर ब्रेन पावर, दिस इज़ गिवन इन पेज नंबर 18। क्या क्वेश्चन पूछा है? फूड मटेरियल्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, केक्स, juices are available in various colors and flavors. Whether these colors and flavors are really derived from fruits? तो बहुत सारे फूड आइटम्स है, खाने का पदार्थ है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स है, केक्स है, जूसेस है, ये अलग अलग कलर्स और फ्लेवर्स में आता है। तो क्या ये कलर्स और फ्लेवर्स जो है वो रियल फ्रूट से बना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? No, different colors and flavors used in the food materials are not always obtained from real fruits. Artificial colors and flavors are used in these food items. तो ये सब फूड आइटम्स में जो कलर्स और फ्लेवर्स डाला जाता है वो रियल फ्रूट से बहुत कम बनता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स यूज़ किया जाता है इस फूड आइटम में। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट? Organic acids used in various commercial products and the microbes used for this. तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनता है, लार्ज स्केल में बनता है, और इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स यूज़ किया जाता है, और ये ऑर्गेनिक एसिड जो है वो माइक्रोब से बनता है। तो ये टेबल उसी के बारे में है। टेबल में क्या क्या दिया है? सोर्स का मतलब क्या है? जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, और माइक्रोब, इस रॉ मटेरियल में कौन सा माइक्रोब डाला जाता है और कौन सा ऑर्गेनिक एसिड मिलता है, और ये ऑर्गेनिक एसिड कहाँ पे यूज़ किया जाता है ना। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? शुगर एंड बीट मोलासेस, अमोनिया, सॉल्ट। तो रॉ मटेरियल क्या है? शुगर एंड बीट मोलासेस और अमोनिया सॉल्ट। शुगर मोलासेस क्या है? जो शुगर केन के जूस में से जब शुगर बनता है तो शुगर मोलासेस एक बाई प्रोडक्ट है। उसी तरह बीट से भी शुगर बनाया जाता है, तो शुगर बनते वक्त जो बाई प्रोडक्ट है वो बीट मोलासेस है। तो ये शुगर एंड बीट मोलासेस और अमोनिया सॉल्ट रॉ मटेरियल है। उसमें कौन सा माइक्रोब डाला जाता है? ब्रेविबैक्टीरियम और कॉरिनोबैक्टीरियम। और कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बनता है? एल ग्लूटामिक एसिड। और ये ऑर्गेनिक एसिड एल ग्लूटामिक एसिड या अमीनो एसिड जो बनता है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, दैट इज़ अजीनोमोटो। अजीनोमोटो जो है उसमें ये ऑर्गेनिक एसिड डाला जाता है। ये अजीनोमोटो बहुत सारी चाइनीज़ फूड्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? शुगर मोलासेस और सॉल्ट। तो रॉ मटेरियल क्या है? शुगर मोलासेस और सॉल्ट। इसमें कौन सा माइक्रोब डाला जाता है? एस्पेरगिलस नाइजे। और इससे कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बनता है? सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ड्रिंक्स, टॉफ़ीज़, चॉकलेट प्रोडक्शन। थर्ड वन इज़ ग्लूकोज और कॉर्न स्टीप लिकर। तो रॉ मटेरियल क्या है? ग्लूकोज। और कॉर्न स्टीप लिकर क्या है? जो बाई प्रोडक्ट जो बनता है, जो मकई का दाना में से जब स्टार्च या ऑयल निकाला जाता है तो कॉर्न स्टीप लिकर जो है वो एक बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये है रॉ मटेरियल, ग्लूकोज और कॉर्न स्टीप लिकर। और इसमें क्या डाला जाता है? एस्पेरगिलस नाइगे। और कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स यूज्ड हैज सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। तो कैल्शियम और आयरन टैबलेट्स बनाने में जो मिनरल्स यूज़ किया जाता है वो मिनरल्स बनाने में ग्लूकोनिक एसिड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट? मोलासेस कॉर्न स्टीप लिकर। और ये मोलासेस कॉर्न स्टीप लिकर रॉ मटेरियल में कौन सा बैक्टीरिया डाला जाता है या माइक्रोब डाला जाता है? लैक्टोबैसिलस डेल ब्रूकी। और कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। और ये लैक्टिक एसिड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन एंड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स बनाने में और सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन बनाने में ये यूज़ किया जाता है, दैट इज़ लैक्टिक एसिड। लास्ट वन इज़ व्हाट? मोलासेस
कॉन्स्टिप लिकर। इसमें इस रॉ मटेरियल में कौन सा माइक्रोब डाला जाता है? एस्पेरगिलस आइटाकॉनिस। और इससे कौन सा ऑर्गेनिक एसिड बनता है? आइटाकॉनिक एसिड। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री और गम प्रोडक्शन में ये यूज़ किया जाता है। What is xanthan gum? That imparts thickness to your favorite ice creams, puddings, chocolates, milkshakes, chocolate drinks, instant soups, etc. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो बहुत सारे खाने के पदार्थ है जैसे कि आइसक्रीम्स है, पुडिंग्स है, चॉकलेट्स है, मिल्क शेक्स, चॉकलेट ड्रिंक्स और इंस्टेंट सूप जो है, ये सब खाने के पदार्थ बहुत थिक रहता है। तो ये थिक किसके वजह से रहता है? xanthan गम के वजह से रहता है। ये xanthan गम कैसे बनता है और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। दिस गम इज़ obtained by fermentation of starch and molasses with the help of xanthomonas species। तो ये जो xanthan गम कैसे बनता है? स्टार्च और मोलासिस को फर्मेंट करके। किससे फर्मेंट किया जाता है? xanthomonas स्पीसीज से। xanthomonas स्पीसीज का मतलब क्या है? xanthomonas के बहुत सारे वैरायटीज़ है, कोई भी एक वैरायटी लेके xanthan गम बनाया जा सकता है बाय फर्मेंटिंग स्टार्च एंड मोलासिस। अब इसका खास प्रॉपर्टी क्या है? xanthan गम का क्या प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये बहुत जगह यूज़ किया जाता है? इट इज़ वेरियसली यूजफुल ड्यू टू प्रॉपर्टीज़ लाइक सॉल्युबिलिटी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, हाई डेंसिटी एक्सेट्रा। तो इसका खास प्रॉपर्टी क्या है कि ये हॉट वाटर में भी मिक्स होता है, सॉल्युबल होता है, कोल्ड वाटर में भी इजीली मिक्स हो जाता है। अगर हाई डेंसिटी होगा तो इसमें भी वो इजीली मिक्स हो जाता है। तो ये है उसका खास प्रॉपर्टी जिसके वजह से ये ज़्यादा करके बहुत सारे खाने के पदार्थ में यूज़ किया जाता है गाढ़ा बनाने के लिए। जैसे कि सूप, चॉकलेट ड्रिंक से ये सब गाढ़ा होता है, उसे गाढ़ा बनाने के लिए xanthan गम यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये और कहाँ पे यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होता है? इट इज़ अ सब्सटेंस दैट गिव्स कलर टू थिंग्स। तो एक ऐसा पदार्थ है जिसके प्रयोग से चीज़ों पर रंग आ जाता है। और कहाँ पे और यूज़ किया जाता है? फर्टिलाइज़र्स पे, वीडीसाइड्स। ना व्हाट इज़ वीडीसाइड? जो मेन प्लांट है उसके आजू बाजू में जो जंगली झाड़ ग्रो होता है उसको वीड्स कहते हैं, और इस वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वीडीसाइड्स यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल पिगमेंट्स। व्हाट इज़ टेक्सटाइल पिगमेंट्स? टेक्सटाइल पिगमेंट्स भी एक टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस है विच इज़ यूज टू कलर फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का मतलब कपड़े, कपड़े को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और टूथपेस्ट और हाई क्वालिटी पेपर एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में xanthan गम यूज़ किया जाता है। Substances obtained by microbial processing and their roles। तो माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से जो सब्सटेंस बनता है दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दिस टेबल। और ये सब्सटेंसेस कहाँ पे यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन दिस टेबल। तो माइक्रोबियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? माइक्रोब के मदद से फर्मेंटेशन किया जाता है और फर्मेंटेशन के बाद जो सब्सटेंसेस बनता है वो सब्सटेंसेस के बारे में दिया है, और वही सब्सटेंसेस कहाँ पे यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन दिस टेबल। तो देयर आर 2 कॉलम्स। पहला कॉलम में क्या दिया है? सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय माइक्रोबियल प्रोसेसिंग, और दूसरा कॉलम में क्या दिया है? रोल्स, मतलब ये सब्सटेंसेस कहाँ पे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? सिट्रिक, मैलिक एंड लैक्टिक एसिड। तो ये सब्सटेंसेस का नाम क्या है जो माइक्रोबियल प्रोसेसिंग से मिला है? सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। इसका यूज़ क्या है? इट इम्पार्ट्स एसिडिटी। तो ये किसी फूड प्रोडक्ट्स में किसी में भी डाला जाएगा तो एक खट्टापन आता है उसमें। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये सब सब्सटेंसेस प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? एक प्रोटीन जो होता है, एनी प्रोटीन्स जो 2 और 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं, दे होल्ड देम टुगेदर, दैट इज़ नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग। सो ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन इज़ यूज्ड एज प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट वन इज़ नाइसिन एंड नेटामाइसिन। तो नाइसिन और नेटामाइसिन कहाँ पे यूज़ होता है? माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर? इट्स अ केमिकल सब्सटेंस विच हैज़ द एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं माइक्रोबियल रिस्ट्रिक्टर। नेक्स्ट वन इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज़ विटामिन सी, B12, B2। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स में यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट्स के वजह से रिस्क ऑफ मैनी डिसीजेज, बहुत सारा डिसीजेस का रिस्क को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन्स,
xanthines, lutein। अभी ये सब जो सब्सटेंसेस है इट गिव्स कलर, जैसे कि बीटा कैरोटीन जो है वो एकदम रेड ऑरेंज कलर देता है, लाइकोपीन जो रहता है वो एकदम ब्राइट रेड कलर्स देता है जैसे कि टमाटोस। तो इससे पता चलता है कि ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका रोल क्या है, एडिबल कलर। सो इट गिव्स color to the food products. Next one is what, polysaccharides, glycolipids। what is polysaccharide? बहुत सारा जो मोनोसाइक्रोइड्स रहता है उसका लॉन्ग चेन बनाया जाता है विच इज़ लिंक्ड टू ईच अदर। सब मोनोसाइक्राइड जो रहता है वो एक दूसरे से लिंक रहता है बाय बॉन्ड्स और एक लंबा चेन बनता है, इसे कहते हैं पॉलीसैक्राइड। दिस विल बी स्टार्टिंग इन लेसन नंबर 9 अबाउट पॉलीसैक्राइड। तो पॉलीसैक्राइड ग्लाइकोलिपिड्स, इसका रोल क्या है, एमल्सिफायर्स। एमल्सिफायर्स क्या होता है, एमल्सिफायर एक ऐसा सब्सटेंस है जो फूड एडिटिव्स होता है, जैसे कि फूड एडिटिव्स रहता है जब इसको फूड में मिक्स किया जाता है और उसमें समझो ऑयल और वाटर जैसा चीज़ होता है जो कभी एक दूसरे के साथ कंबाइन होता नहीं है, तो एमल्सिफायर के वजह से ये इमिसिबल फूड इंग्रेडिएंट्स रहता है जैसे कि ऑयल वाटर ये कंबाइन हो जाता है, ऐसे सब्सटेंस को बोलता है एमल्सिफायर। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, vanillin, ethyl butyrate that has fruit flavor, peppermint flavor, essence of various fruits and flowers। तो नाम से पता चलता है ये सब टाइप ऑफ फ्लेवर्स देता है। तो इट इज़ यूज्ड एज एसेंस, जैसे वनीला एसेंस होता है, जब वनीला एसेंस कोई फूड प्रोडक्ट में डालता है तो वनीला का फ्लेवर आता है उसमें, तो दीज आर यूज्ड एज एसेंस। लास्ट वन इज़ व्हाट, xylitol and aspartame। इट इज़ यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट हैज़ लो कैलोरी, जैसे शुगर वगैरह होता है वो भी स्वीटनर ही है लेकिन इसमें हाई कैलोरी रहता है। ये ऐसा स्वीटनर है जो इट हैज़ अ लो कैलोरी कम रहता है इसमें, सो इट इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर। इट इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर। अभी ये सब जो टेबल्स दिया है जो टेक्स्ट बुक में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये टेबल से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है, तो बाय हार्ट ऑल दिस टेबल्स, अच्छी तरह इसे बाय हार्ट करके ले लो।